नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम अभी गणित पढ़ रहे हैं। गणित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। गणित इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास एमपीटेट के लिए, जो कि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हो रही है, एमपीटेट जो प्राइमरी टीचर के लिए हो रही है, सीटेट जो भी आने वाली है, उसके बाद हम बात करें रीट, REET, रीट जो राजस्थान के लिए होती है। उसके बाद हम रेलवे के बारे में बात करें, हम बात करें एसएससी के बारे में, हम बात करें पुलिस के बारे में, हम बात करें आर्मी के बारे में, और हम कहें सभी। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारों को लगता है कि यार मेरे लिए है कि नहीं है। बहुत सारों को यह दिखता है कि वो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये अच्छा आर्मी लिख दिया, हाँ आर्मी के लिए है। तो इसलिए कुल मिला के चीजें साइकोलॉजिकल रूप से होती है, इसलिए लिखते हैं। यानी मैथ्स इज नेसेसरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। हम इसमें पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री सब्जेक्ट है। ज्योमेट्री सब्जेक्ट में हमें 4 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में। और ये चौथा भाग हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है बिंदु, रेखा व कोण के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? बिंदु, रेखा व कोण के बारे में। उसके बाद हम त्रिभुज पढ़ चुके हैं, चतुर्भुज हमें पढ़ना है और वृत्त हमें पढ़ना है। यानी हम 50% सफर हमारा कवर कर चुके हैं। देखिए, आपको हमेशा अपनी मंजिल के बारे में मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको एक मंजिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपना ज्योमेट्री का 50% सफर कंप्लीट कर चुके हैं। हमें 50% और करना है। ठीक है, अब हम यहां पे पढ़ेंगे आज चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे? चतुर्भुज। बेसिक चीजें आपके बारे में पता है, पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले चतुर्भुज। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। चतुर्भुज क्या होता है? तो यानी चतुर्भुज एक बहुभुज होता है। क्या होता है? बहुभुज। और बहुभुज का मतलब ये कितनी भुजा वाला होता है? 4 भुजा वाला। तो चतुर्भुज की अगर परिभाषा के बारे में बात करें अपन, किसके बारे में बात करें? परिभाषा के बारे में। तो चतुर्भुज को ऐसे 4 जो डब्बा है पूरा उससे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरा हुआ। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरा हुआ। ठीक, यानी द फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 साइड्स। कितने साइड्स है? 4 भुजाओं से घिरा हुआ। ठीक है, एक बहुभुज होता है। यानी चतुर्भुज के बारे में अगर हम बात करें तो चतुर्भुज ऐसा होता है। ये आपके पास एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज कोई भी टेढ़ा मेढ़ा अभी ले लो, प्रकार के बारे में हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चतुर्भुज में क्या होती है? देखिए, इसकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले 4 तो भुजाएं होती है। क्या होती है? 4 भुजाएं होती है। यानी ये A, B, C और D कितनी होती है? 4 भुजाएं होती है। दूसरा, 4 भुजाएं क्या क्या होती है? अगर हम बात करें तो AB, BC, CD और D। ये दिख रही है? AB, BC, CD और D। कितने शीर्ष होते हैं इसमें? तो हम बात करेंगे इसमें 4 शीर्ष होते हैं। और 4 शीर्ष कितने होते हैं? ये A, B, C, D। कौन कौन से शीर्ष होते हैं? A, B, C और D। 4 शीर्ष होते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर तीसरी चीज के बारे में, तो इसमें कितने? 4 कोण होते हैं। 4 कोण होते हैं। 4 कोण मतलब ये जनरल त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई प्रकार नहीं है, यानी ये सारी विशेषताएं सभी में होती है। 4 कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण B। उसके बाद आते हैं
इसमें कितने विकर्ण होते हैं? तो विकर्ण का मतलब, विकर्ण की हम परिभाषा के बारे में बात करें तो एक शीर्ष होता है, उसके जस्ट विपरीत एक और शीर्ष होता है, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो ये यहां से एक विकर्ण यहां चला सकता है और यहां से विकर्ण यहां जा सकता है। तो कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, विकर्ण यानी अगर हम बात करें तो ये विकर्ण, ये विकर्ण यानी आपका विकर्ण AC व BD आपके 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये चतुर्भुज की 4 विशेषता होती है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? हाँ, ये भी आप लिख लो, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक, तो ये 5 मुख्य विशेषताएं होती है किसी भी त्रिभुज में, यानी 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है वो चतुर्भुज कहलाता है। और चतुर्भुज में ये मुख्य 5 विशेषताएं होती है किसी भी चित्र में। 4 भुजाएं होती है, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, क्या चीज समझ पाए? अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। ठीक है, चलिए, बिल्कुल हम शून्य से चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नोट्स बनाइए और इस प्रकार से बनाइए कि अगली बार जब भी आपको कहीं पर भी यह पढ़ना पड़े कि हमें चतुर्भुज पढ़ना है तो चतुर्भुज के बारे में आप आराम से अब लिखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। हम एक एक को लेके पढ़ेंगे पर पांचों के नाम यहां पे आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले होता है आपके पास आयत। ठीक, उसके बाद होता है आपके पास समांतर चतुर्भुज, उसके बाद आपके पास होता है वर्ग, फिर होता है समचतुर्भुज और उसके बाद लास्ट में होता है समलंब चतुर्भुज। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, नहीं रोम्बस, और इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक, ये मुख्यतः आपके चतुर्भुज के 5 प्रकार होते हैं। इन्हीं पांचों प्रकार को लेके हमें पढ़ना है। एक एक चतुर्भुज हम लेंगे और एक एक चतुर्भुज के बारे में विशेषताओं के रूप में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, इन्हीं चीजों को अपने को क्षेत्रविधि में भी पढ़ना है। तो हम यहाँ पे लगभग क्षेत्रविधि का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। क्योंकि क्षेत्रविधि में क्या होता है? परिमाप और क्षेत्रफल। तो केवल परिमाप और क्षेत्रफल और पढ़ा आप काम हो गया। ज्यामिति में क्या होता है? उनके विकर्ण से क्या बनता है, उनके कोण कहाँ होते हैं, उनकी भुजाओं के बीच में संबंध क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ना ज्यामिति का पार्ट होता है। और उनके पेरीमीटर और उनके मेंसुरेशन या उसका एरिया के बारे में पढ़ना ये क्षेत्रविधि का पार्ट होता है। तो हम जनरली दोनों पार्ट यहाँ पे कवर कर लेंगे। क्या आपको समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं चतुर्भुज के प्रकार में। सबसे पहला लेते हैं अपन आयत। सबसे पहला हो गया आपके पास आयत। आयत मीन्स रेक्टेंगल। बहुत ही प्यारा, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। सबसे आयत। अगर हम आयत के बारे में बात करें तो चित्र बनाता हूं मैं आयत के बारे में। ये रहा चित्र, ये रहा चित्र। ठीक, आयत ये बिल्कुल सेम इस प्रकार की आयत की एक आकृति होती है। आयत मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक, और समांतर, बराबर होने के साथ साथ समांतर, तथा जहां पर दोनों भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहां पर 90 डिग्री का कोण बने, यह कहलाता है हमारे पास आयत। तो लिखिए उसको, ऐसा चतुर्भुज
ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने को इंग्लिश में सम्मुख भुजाएं भी कहा जाता है, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं क्या हो, भुजाएं बराबर व समांतर, ठीक, तथा, ठीक है, तथा भुजाएं समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। ये आपका हो जाएगा आपका पास कौन सा, एक आयत। एक आयत मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समांतर हो। इसको हम जनरली लंबाई से दर्शाते हैं, इसको हम कहते हैं चौड़ाई। लंबाई को इंग्लिश में एल कहते हैं, चौड़ाई को बी कहते हैं, लेंथ और ब्रीथ। और इस प्रकार से ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट विशेषताओं के बारे में पढ़े ना, क्यों ना पढ़े, इन सबको विशेषताओं के बारे में लिख ले अपन, ठीक। विशेषताएं, पहली विशेषता आपकी रहेगी इसके सिंपल सी चीजें, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली विशेषता इसकी होगी परिमाप। परिमाप का मतलब होता है इस आकृति को बनाने में जितनी लंबाई का टोटल योग किया गया है उसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप मतलब होता है पूरी लंबाई। अगर यहां से मैं इसको खोल दूं और एक पूरा तार इतना बना दूं तो इस तार को मैं टेप से नापूंगा, भाई उसका परिमाप कहलाएगा। तो परिमाप का मतलब देखो, यहाँ पे इस लंबाई को और इस लंबाई को दोनों को जोड़ूंगा, लंबाई लंबाई, ये भी चौड़ाई ये भी चौड़ाई, तो दो चौड़ाई चौड़ाई, तो ये क्या होगा, परिमाप कितना हो गया, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। यानी 2 लंबाइयां और 2 चौड़ाइयां मिलकर पूरा परिमाप आपका बनाएगी। परिमाप के बाद इसी में क्षेत्रफल के बारे में बात करें। देखिए इसका जो विकर्ण होता है ये विकर्ण होता है। अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करूं ना, ये विकर्ण 2 समकोण बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। समझ पा रहे हो ना? ये आयत है, इस आयत में ये अगर इसको पूरा प्रतिशत करें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया और ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज में आपने समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार ये रहा, ऊंचाई यानी 1/2 लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 1/2 लंबाई गुणित चौड़ाई इसका और 1/2 लंबाई गुणित चौड़ाई इसका, तो 1/2 और 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया। यानी इसका मतलब होता है क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। कहीं कोई दिक्कत आपके पास? तो इस प्रकार से आपने अभी एक विशेषता पढ़ी। लगभग इसकी 5 या 6 विशेषताएं होगी, उन विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली, दूसरी, ये विशेषता नहीं है, ये क्षेत्रमिति का पार्ट हो जाता है, पर ये मेंसुरेशन में आपके ज्यामिति में भी आपका काम हो रहा है। दूसरे, आयत में कितने विकर्ण होते हैं? पहली बात तो आयत में कितने विकर्ण होते हैं, ये प्रश्न गलत है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज क्या है, आयत क्या है, चतुर्भुज। तो आयत में भी कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण। तो आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। पहली विशेषता क्या होगी, आयत में, देखिए 2 विशेषताएं तो अपन ने जनरली कहां लिख ली, परिभाषा में लिख ली। परिभाषा में क्या लिख ली कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है, और उसके बाद जहां पर जो 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 2 विशेषता ऑलरेडी है, आप ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे लिखा विशेषता में तो ये इंक्लूड नहीं है, विशेषता ही है। पर परिभाषा में क्या लिखेंगे, और विशेषताओं में दोनों में एक चीज तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे कुछ चीजें लिख दी आयत में। अब आयत में दोनों विकर्ण होते हैं, ये आयत का एक विकर्ण और ये विकर्ण। अगर आयत के दोनों विकर्ण की बात करें तो आयत में दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत में दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। इसके लिए कुछ चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। अगली परिभाषा, अब ये विकर्ण जो होते हैं, ये विकर्ण देख लो यहाँ पे, ये विकर्ण क्या हो रहे हैं, ये पूरा अगर यहां पर है और ये पूरा, तो जहां पर जो प्रतिच्छेद करते हैं यहां पर ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगी। इसको बोलते हैं कि जो विकर्ण है
जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वो अपने को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। इसका मतलब होता है आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण क्या करते हैं, क्या करते हैं, आयत के विकर्ण है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या हो रहा है, इसको दो बराबर टुकड़ों में वो बांट लेते हैं। ये उनके बहुत हमारे जब इनके सवाल पढ़ेंगे तो पढ़ना चाहिए। इसका मतलब होता है ये पूरा अगर 20 सेंटीमीटर है तो यहां पर ये 10 ये 10 हो जाए, ये पूरा अगर यहाँ तो, और आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी बराबर ये भी बराबर। इसका मतलब होता है ये चारों विकर्ण जो होते हैं ये पूरा क्या हो जाता है, बराबर। इसकी चौथी परिभाषा, चौथा क्या होगा, आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, एक और चीज यहां पे अगर इसके बारे में ले तो ये एक आयत ले ली और इस आयत में एक यहां पे कोई भी पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को अगर मैं देखूं ए बी सी डी, कोई भी पॉइंट ले लिया कहीं पर भी, मतलब यू हैव टू टेक ए पॉइंट इन रेक्टेंगल, मतलब एक आयत में आपको एक पॉइंट लेना है। पॉइंट ले लिया, पॉइंट लेने के बाद जब आप यूं करते हैं, यूं करेंगे, जब इसको भुजाओं से मिलाएंगे और यहां पर एक ओ का नाम देंगे तो इससे अपने को एक रिलेशन मिलेगा। वही रिलेशन हमको यहां पर लिखना है, तो वो रिलेशन होगा, देखो ए ओ का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर बराबर ओडी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से अपने को एक रिलेशन मिलेगा और ये रिलेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, ये आपकी पांचवी, यानी यू हैव टू टेक ए पॉइंट इन ए रेक्टेंगल, एनी पॉइंट, मतलब आप एक रेक्टेंगल में एक आयत में कोई सा भी एक बिंदु ले लो, बिंदु लेने के बाद एक स्थिति ऐसी बन जाती है। जरूरी नहीं कि यहां पर विकर्णों का समतुल्य, इसलिए मैंने विकर्ण तो लिया नहीं, बिल्कुल एकदम टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाया। ठीक है, अब उसके बाद आप एक और लीजिए, बड़ा प्यारा प्यारी चीजें हैं। ये एक आयत लिया, ठीक, ए बी सी डी, और ये क्या है, ए बी का एक मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना है। बीसी का एक मध्य बिंदु है, सी डी का एक मध्य बिंदु है, इसको मध्य बिंदु, ये माना नाम ये पी क्यू आर और एस, और उसके बाद इनको मिला लिया। ठीक, बन गया। इसका मतलब होता है एक आयत के मध्य बिंदुओं से, ध्यान से सुन लेना, इस प्रकार को मैं लिखवाऊंगा नहीं, और लिख लेना आप यहां पे, क्योंकि मैं यहां पे आपको लिखवाऊंगा तो टाइम लगेगा। किसी आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु से को मिलाने पर बनी आकृति, बनी आकृति तो क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। पी क्यू आर एस क्या है, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर अभी समचतुर्भुज के बारे में नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि आयत पढ़ रहे हैं, और आयत के बाद आएगा फिर समांतर चतुर्भुज, उसके बाद आएगा वर्ग, और उसके बाद आएगा समचतुर्भुज, ये चौथे नंबर का है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है परीक्षा में प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज कहलाता है, और चार ऑप्शन, चार ऑप्शन, आयत कहलाता है, आयत ही कहलाता है, वर्ग कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, कुछ नहीं कह सकते तो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समचतुर्भुज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे खालिस्तान में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसकी छठी विशेषता, इसकी छठी विशेषता बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक आयत ले लिया, ठीक, ए बी सी और डी, एक आयत ले ली। इस आयत में सभी के कोण समद्विभाजक खींचिए, यानी ए का एक कोण समद्विभाजक खींचिए, बी का एक खींचिए, सी का एक खींचिए, उन सबके कोण समद्विभाजक खींचिए। तो कोण समद्विभाजक का मतलब होता है इस कोण को विभाजित करने वाला, ये खींच दिए, इसको भी कोण समद्विभाजक खींचिए, खींच दिया, इसका भी कोण समद्विभाजक खींचिए, खींच दिए, और इसका भी कोण समद्विभाजक खींचिए, खींच दिए। इससे हमें एक चतुर्भुज मिलेगा, ये चतुर्भुज ए
इसका नाम दे दो पी क्यू आर और एस। समझ पा रहे हो? यानी त्रिभुज कोई भी चतुर्भुज भी लेना, आयत लेना, आयत के सभी कोणों के कोण समद्विभाजकों को खींचने पर सभी समद्विभाजकों के बीच में जो आकृति बनती है वह आकृति वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। PQRS क्या होगा? यहाँ पे वर्ग होगा, मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। यहाँ पे भी चारों भुजा बराबर, पर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, वहां पे नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्रॉपर्टीज है। फिर से, आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी रेखा क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। और यहाँ पे आयत के कोण समद्विभाजक, देखो इससे पहले हम ऑलरेडी माध्यिका पढ़ चुके हैं, अपने लंब समद्विभाजक पढ़ चुके हैं, यानी चारों केंद्रक पढ़ चुके हैं। उस चारों केंद्रक में अपने कोणार्धक के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे कोणार्धकों के प्रतिच्छेद करने पर जो बनी आकृति बीच में बनती है, ये आकृति बन रही है, ये आकृति क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। ठीक है। अब उसके बाद इसकी जो सातवीं है, वो सातवीं के बारे में यहां पे लिखता हूं। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। सभी आयत क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी, ध्यान से सुना, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी क्या, सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज, देखो अभी समांतर चतुर्भुज इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे अपन दूसरा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बताता हूं। आयत जो होता है वो ऐसा होता है। आयत की विशेषता क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होने से वो त्रिभुज चतुर्भुज समांतर हो जाता है। तो इसका मतलब होता है सभी आयत में वो दो विशेषता तो पाई जाती है। आयत में 3 विशेषताएं होना चाहिए और समांतर चतुर्भुज में 2 विशेषता होना चाहिए। तो सभी जो आयत होते हैं वो समांतर चतुर्भुज तो होते हैं, पर सभी समांतर चतुर्भुज आयत इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता। ठीक है, कहीं को दिक्कत? अब उसके बाद पढ़ते हैं अपन 8वीं विशेषता। 8वीं विशेषता, ये ध्यान रखिएगा, 8वीं मतलब होता है लास्ट की विशेषता। यानी अगर आपका आयत, ये जब आयत वृत्त के अंदर बना, यानी ये वृत्त, ठीक, और ये जब आयत वृत्त के अंदर बना हो, लिख लेना इसको, जब आयत वृत्त के अंदर बना हो तथा आयत के शीर्ष उस वृत्त की परिधि पर हो। फिर से, जब आयत क्या बना हो? वृत्त के अंदर बना हो, और जब आयत के शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, तब आयत का विकर्ण, ध्यान रखिएगा, ये आयत का विकर्ण, ये आयत का विकर्ण उस वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। एग्जाम में इस प्रकार से खाली स्थान में आते हैं। ठीक है, यानी ये व्यास ही होगा। व्यास का मतलब होता है ये यहाँ पे इसकी त्रिज्या और ये त्रिज्या का दुगुना, यानी वृत्त का विकर्ण क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। फिर से उस लाइन को लिखिए आराम से, मेरी लैंग्वेज को समझना और सुनना। जब आयत वृत्त के अंदर हो, किसके अंदर हो? जब आयत वृत्त के अंदर हो और जब आयत वृत्त के अंदर हो और आयत के शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर हो, तब उस आयत का विकर्ण उस वृत्त का व्यास कहलाता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, कितनी विशेषताएं लिखी? 8। अभी तक आपने देखा होगा ये आयत तो छोटा सा होता है, हमने तो केवल यही पढ़ा कि आयत बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई। पर नहीं, इसकी इन विशेषताओं के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और इसकी जो लास्ट की तीनों विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा? आयत के बारे में। तो आयत क्या होता है? आयत एक चतुर्भुज। क्या है? आयत एक चतुर्भुज है, और ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हो, तथा जहां पर दोनों भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो वहां पर 90 डिग्री का कोण बने, तो वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। ठीक, आयत की विशेषता क्या होती है? इसका परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ये क्षेत्रमिति का पार्ट है, बस इतना सा। उसके बाद आयत में दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
उसके बाद आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। और आयत में अगर कोई भी एक बिंदु ले तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल एकदम प्रूफ होती है। उसके बाद अगर आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को लेकर अगर कोई एक वृत्त चतुर्भुज बनाया जाए तो वो चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। और अगर आयत के शीर्षों से अगर कोणार्धक खींचे जाए तो उन कोणार्धकों के बीच से बीच के में बनने वाला जो चतुर्भुज होता है वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, ठीक। और सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं परंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। और अगर आयत को किसी वर्ग के अंदर खींचा जाए और उस आयत के शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर हो तो उस आयत का जो क्या होगा, विकर्ण होगा, वो वृत्त का व्यास कहलाता है। वो वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। चलिए, तो अभी आप लोगों ने सीखा क्या, आयत के बारे में। आयत के बारे में हमने 8 विशेषता पढ़ी। अब हम अगला चतुर्भुज लेते हैं। अगला चतुर्भुज हमारा रहेगा वर्ग। क्या रहेगा, वर्ग। क्या होता है वर्ग, वर्ग के बारे में लगभग आपने कई बार छोटी छोटी जो क्लासेस हैं उनमें भी पढ़ा है आपने। दूसरा जो रहेगा आपका वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक। ये ए बी सी और डी। स्क्वायर मतलब आपने अपनी लाइफ में कई सारे छोटे छोटे जो लिखे हैं, जैसे कि आपका एटीएम नहीं, कोई वर्गाकार आकृति देखी हो जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो, है ना, चाक का डिब्बा। तो इस प्रकार से ये चीजें यहां 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 यहां, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। क्या हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। चारों भुजाएं क्या हो, बराबर, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। या यूं भी बोल सकते हैं कि जहां पर दोनों भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहां पर कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। जिस प्रकार से आयत में बना था सेम वैसे ही आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर थी और समांतर थी। यहां पर सभी भुजाएं बराबर है और ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। सिंपल सा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। विशेषताएं, विशेषताओं में सबसे पहली विशेषताओं के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या होगा विशेषता इसकी, पहली विशेषता क्या होगी। सबसे पहले हम विशेषताओं पढ़ लेते हैं इसका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका परिमाप होगा 4 है, मतलब चारों भुजाओं का योग। और हम बात करें इसकी क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल मतलब होता है कितनी जगह घेर रहा है, तो आपको ये पता है कि ये सारी चीजें। अगर ये क्षेत्रफल है इसका तो ये पूरा, तो ये ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, ये 1/2 ए स्क्वायर, ये 1/2 स्क्वायर, तो पूरा हो गया ए स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक। ये एक विशेषता हो गई इसकी। अब इसके बाद इसकी जो बची हुई विशेषताओं के बारे में इधर पढ़ते हैं। दूसरी विशेषता क्या होती है, वर्ग की दोनों, देखो वहां पे वर्ग के दोनों विकर्ण क्या करते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां लिखेंगे वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर व समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी इसका मतलब होता है टुकड़े करते हैं, एक दूसरे को बराबर कर देते हैं, पर बराबर तो आयत में भी कर देते हैं, पर यहां पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब यह हो रहा है कि यहां पर जो कोण बनता है, ये यहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। अगर ये पूरा 20 है तो ये हो जाएगा 10। देखो ये पूरा कितना है, ये पूरा 20, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसका तीसरा, भुजा व विकर्ण में संबंध। अगर भुजा और विकर्ण में संबंध के बारे में हम बात करें तो यहां पे देखो ध्यान से सुनिए।
ये विकर्ण अगर डी हो, कितना हो डी, ये ए और ये, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग कितना हो रहा है, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यानी संबंध क्या होता है, डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, और अगर इसको सही ढंग से लिखें तो डी बराबर होता है a√2। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसा सवाल आया है, क्या है कि एक वर्ग का भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो आप डायरेक्ट हाथ यूं खड़ा करके बोल दोगे 10√2। क्या बोल देंगे, 10√2। ठीक है, इस प्रकार से। चौथा, ये इस प्रकार से भुजा व विकर्ण में आपको संबंध पता चला। और विकर्ण क्या होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण देखो, ये विकर्ण यहां से जो निकलते हैं ना, ये दोनों कोणों को प्रतिच्छेद भी कर देते हैं, बराबर बराबर भाग देते हैं। इसका मतलब होता है वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, जहां से होते हैं, वो कोणार्थक का काम भी करते हैं। समझ पा रहे हो ना, यानी क्या होता है, विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर एक्ट एज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वर्टाइसेस ए बी सी एंड डी। यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि जो विकर्ण होते हैं वो सभी शीर्षों के लिए कोणार्थक का काम भी करते हैं। किसका काम करते हैं, कोणार्थक। कोणार्थक का मतलब होता है ये विकर्ण यहां से जा रहा है तो ये कोण 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि 90 डिग्री का होता है तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसकी परिभाषा 5, ये एक आपका पास हो गया वर्ग, ठीक, और वर्ग से मध्य बिंदु पर मिलाने वाला ए बी सी डी, मध्य बिंदु माना कि P, इसका Q, इसका R और इसका S। तो मध्य बिंदु से मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो आकृति क्या कहलाएगी, वो भी वर्ग ही कहलाएगी। ध्यान से सुन फिर से, यानी किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला जो चतुर्भुज होता है वह चतुर्भुज भी वर्ग कहलाता है। ठीक, अब उसके बाद छठे में 2, देखिए बिल्कुल सिंपल, अगर आपका जो वर्ग है वो एक वृत्त के अंदर हो और लास्ट जब आपका वर्ग वृत्त के बाहर, इसको थोड़ा सा इधर अच्छा बनाते हैं, थोड़ा तब यहां पे दोनों में एक ही चीज दीजिएगा, यदि वर्ग, ध्यान सुनो, यदि वर्ग वृत्त के अंदर हो, यदि वर्ग वृत्त के अंदर हो तो वृत्त का व्यास ये विकर्ण बराबर होगा वृत्त का व्यास। समझ पा रहे हो, यानी जब देखो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, चित्र के द्वारा समझो। आप तो दोनों, या तो वृत्त और वर्ग दोनों बना लो, कोई ना कोई तो बाहर होगा। वृत्त अगर बाहर होगा तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वो वृत्त के व्यास का काम करेगा। ठीक है, और अगर आपका वृत्त अगर वर्ग के अंदर हो तो जो भुजा होती है, देखो ये व्यास हो गया, इसका मतलब होता है ये जो व्यास होता है वो वर्ग की भुजा का काम करेगा। ठीक है, बस इससे क्या होता है, सवाल आते हैं एग्जाम में इस प्रकार से कि एक वृत्त बना हुआ है तो वहां पे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो वृत्त का क्षेत्रफल, सवाल कितने सिंपल आते हैं कि एक वर्ग जो है, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया है और एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है या 14 सेंटीमीटर, बोल दिया उसने कि एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना। तो ये 14 अगर सेंटीमीटर है तो ये आधा कितना हो गया, ये पूरा 14, तो ये कितना हो गया 7। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7,
आर मतलब 7 गुणा 7 और 7 से 7 कटा 22 साते, अब सोचो कैसे 22 साते तो हम भूल गए हैं, कितना होता है 22 साते, भूल जाओ अभी 154, कितना होता है 154। तो यहाँ पे तो इस प्रकार का सवाल पूछा, ये छोटे छोटे से सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने वर्ग की इन विशेषताओं के बारे में पढ़ा। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारे भुजाएं बराबर हो, सारे कोण बराबर हो, सारे विकर्ण बराबर हो, उसको बोलते हैं वर्ग। और वर्ग की सारी विशेषताओं के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यहाँ पर हमने चतुर्भुज के 2 चीजों के बारे में पढ़ा है। इसके अब नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्भुज के 3 भाग हो रहे हैं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और एक और समलंब चतुर्भुज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियो को देखते रहिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम आपके साथ गणित के लिए हमेशा बने रहेंगे। ओके, थैंक्स सो मच। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे हैं गणित, मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए गणित और किस प्रकार से गणित को हम यहाँ पे करते हैं। ठीक चल रहा है? ठीक है, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में गणित जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण, इट इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसके संबंध में हम यहाँ पे मैथ्स में पढ़ रहे हैं ज्यामिति, और ज्यामिति का ये 11वां चैप्टर है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले थी हमारे पास बिंदु, रेखा और कोण। ज्यामिति को अपनों ने 4 भागों में बांटा। ज्योमेट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसको सबसे पहले किया था पॉइंट, लाइन और एंगल, यानी बिंदु, रेखा और कोण। उसके बाद हमने किया दूसरे भाग में आपको लिया ट्राइंगल, तीसरे भाग में लिया चतुर्भुज, और आज हम चौथा भाग शुरू कर रहे हैं, वो है सर्कल। सर्कल ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब आप देख रहोगे ज्योमेट्री को हम लगभग सीरियल बाय सीरियल बिल्कुल लेके आते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपको ज्यामिति में सर्कल। ठीक है, ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 11 में पढ़ेंगे हम सर्कल। देखिए सर्कल के बारे में देखते हैं, तो सर्कल बनाते हैं। ये एक पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लिया आपने, दिख रहा है आपको पॉइंट? इट इज ए पॉइंट। फ्रॉम ए पॉइंट, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। फिर से, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स डिस्टेंस, द सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कल। समझ पा रहे हो इसकी परिभाषा क्या है? देखो आप इसकी परिभाषा, अब परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे तो हम यहां पे परिभाषा लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त। वृत्त मतलब सर्कल। ठीक है, तो हम यहां पे सबसे पहली परिभाषा क्या लिखेंगे? वृत्त। वृत्त क्या होती है? निश्चित बिंदु से, लिखिए आप परिभाषा बिल्कुल लिखना शुरू करिएगा। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यही निश्चित बिंदु जो होती है, ये वृत्त का क्या कहलाती है? केंद्र। वृत्त का केंद्र। और यह निश्चित जो दूरी होती है, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और ये बिंदु जो समुच्चय है, ये वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। ठीक है, तो यहां पे वृत्त की परिभाषा क्या होगी? हम यहां पे इस पहले देखिए, हमें सर्कल में पढ़ना कितना है। सर्कल के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को पढ़ना है, और उसके बाद इस वृत्त से संबंधित जितनी भी थ्योरम्स हैं, प्रमेय हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले वृत्त की परिभाषा होगी, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा होगी वृत्त का केंद्र। केंद्र, सेंटर। सेंटर क्या होती है? किसी वृत्त में निश्चित बिंदु उस वृत्त का केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
किसी वृत्त में निश्चित बिंदु जिससे निश्चित दूरी खींची जाती है वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। परिभाषा लिख ली। उसके बाद तीसरी परिभाषा होती है त्रिज्या। त्रिज्या मतलब रेडियस, यानी निश्चित दूरी, यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के बिंदु को मिलाने वाली रेखा। फिर से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी फ्रॉम ए सेंटर, यानी सेंटर टू सर्कमफेरेंस, यानी केंद्र से परिधि के बीच में मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक, आपके पास यहां कितनी परिभाषा पढ़ ली आपने? 3। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं यहां पे चौथी परिभाषा। चौथी परिभाषा होगी परिधि, सर्कमफेरेंस। ठीक, सर्कमफेरेंस क्या होता है? देखिए, अगर इसको सही ढंग से हम बात करें तो ये यहां से यूं करके मैं अगर एक लाइन खींचूं और उसके बाद इसकी, तो कुल मिला के क्या होगा? चारों तरफ की दूरी, यानी सर्कमफेरेंस क्या होगा? चारों तरफ की दूरी। तो वृत्त की चारों तरफ की दूरी वृत्त का क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। चारों तरफ की दूरी। यहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा लिखनी है। तो परिधि क्या होती है? वृत्त के परिधि जो होती है वो उसके चारों तरफ की दूरी होती है, यानी लंबाई। देखिए, जिस प्रकार से अपने त्रिभुज में परिमाप कहा ना, तो यहां पर उसको क्या बोल रहे हैं? परिधि। इसको हम परिमाप भी बोल सकते हैं, कभी कभी वृत्त का परिमाप बोले तो भी वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पांचवी परिभाषा आती है। पांचवी क्या रहेगी? देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। तो अगली परिभाषा होगी हमारी पास जीवा कोड, जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। फिर से, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक, उसके बाद आती है आपके पास अगली परिभाषा व्यास। डायमीटर देखो, ये सर सेंटर और एक कॉर्ड खींच लो यहां से। ठीक, यानी एक ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से जाती है। देखिए, एक वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? अनंत जीवाएं खींची जाती है। एक ये खींच ली, एक ये खींच ली, एक ये खींच ली, एक ये खींच ली, कई सारी अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, पर कुछ जीवाएं वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। द कोड विच पासेस थ्रू सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखिए, व्यास की परिभाषा बड़ी सुंदर है। व्यास की परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है, यानी ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। फिर से, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। और वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा के बारे में भी प्रश्न पूछे तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। एंड वृत्त का व्यास इज द डबल ऑफ द रेडियस, यानी वृत्त के व्यास को अगर d लिखें तो d बराबर होता है 2r। यानी व्यास के बारे में 2-3 चीजें लिखना पड़ेगी आपको। वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक, और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक, और वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। ठीक, तो यहां पर आपको ये व्यास से संबंधित परिभाषा। अब उसके बाद हम एक और परिभाषा, 7वें नंबर की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, यानी ये एक सर्कल है। इस सर्कल की परिधि को, किसी भी बिंदु को, यानी परिधि को, ठीक है, तो क्या बोलेंगे?
देखो इसकी स्पर्श रेखा की परिभाषा, किसी वृत्त में वृत्त की परिधि को स्पर्श करके, किसी वृत्त में वृत्त की परिधि को स्पर्श करके खींची गई रेखा उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, यानी टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक, उसी प्रकार से यहीं पर आठवीं एक और हो जाती है, स्पर्श रेखा के बाद छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। छेदक रेखा को क्या बोलते हैं? सेकेंड, SECAND, है ना। अब आप इसके बारे में, छेदक रेखा मतलब होता है जो रेखा वृत्त की परिधि को दो जगह प्रतिच्छेद करती है, यानी जैसे ये अगर कोई रेखा वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दे तो ये क्या कहलाती है? छेदक रेखा, यानी किसी वृत्त की छेदक रेखा। इन सब की प्रॉपर्टीज में जरूरत पड़ेगी आपको, कहां पर? जब हम इस वृत्त की थ्योरम्स यानी उनके जो सिद्धांत थे उनके बारे में जब पढ़ेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या लिखिए? छेदक रेखा, वृत्त को परिधि को स्पर्श करने वाली रेखा, स्पर्श रेखा। वृत्त के परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद रेखा या छेदक रेखा जिसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद और परिभाषा है, 8 हो गई। अब 9 लिखेंगे अपन, चाप। चाप यानी आर्क। अब चाप की परिभाषा क्या होती है थोड़ा सा बताओ, क्या होती है चाप की वजह? हैं? देखिए, ये एक सर्कल ले लो, ठीक, और वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लिया माना कि दो, ये A और ये B। तो वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को लेने पर बना वृत्त, ये जो हो गया, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को लेने पर जो बनती है, आकृति बनती है, या दो बिंदु, ये दो बिंदु वृत्त का क्या कहलाते हैं? चाप कहलाते हैं। इसमें दो चाप होते हैं, एक तो होता है लघु चाप और एक होता है दीर्घ चाप, यानी एक और स्मॉल और एक और बिग, छोटा और बड़ा। तो लघु का मतलब स्मॉल, दीर्घ का मतलब बड़ा, बिग। अब यहां पे AB, तो इसको हमेशा आर्क AB, ये इस प्रकार से, यहां पर अगर इस प्रकार से बोल देती हो गया आर्क AB। अगर जो छोटा होता है, छोटा का मतलब होता है जो व्यास से होकर जाता है दो बराबर भागों में बांट देता है, पर ये इस प्रकार की चीज क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपके पास 10वें नंबर की, ठीक है। 10वें नंबर की परिभाषा क्या होगी बताइए? वृत्तखंड क्या होती है? वृत्तखंड क्या होती है? वृत्तखंड कोई बताएगा ना? तो सेगमेंट जिसको बोलते हैं, बताइए सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट यानी देखो, सेगमेंट का मतलब होता है एक जीवा, कोई भी, देखो थोड़ी देर के लिए ध्यान रखिएगा, यहां पर दो बिंदु वृत्त को जो करते हैं वो कहलाते हैं चाप, और इन्हीं दो बिंदुओं को अगर मिला दूं, ये दो बिंदु A और ये B, ये दोनों बिंदु को मिला दूं तो ये मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चाप। तो जो वृत्तखंड का मतलब होता है कि एक जीवा वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है, बराबर नहीं सुनी, एक जीवा जो वृत्त को दो भागों में बांट देती है, एक जीवा जो वृत्त को दो भागों में बांट देती है, तो बटे हुए भाग मतलब दो भाग हो जाते हैं, एक ये भाग हो गया और एक भाग, ये भाग क्या कहलाते हैं? वृत्तखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृत्त के खंड, मतलब होता है वृत्त के टुकड़े। वृत्त, ये जीवा क्या कर रही है? इस वृत्त को दो टुकड़ों में कर रही है, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, तो इसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। यहां पे अब इसमें भी क्या होगा? लघु वृत्तखंड हो जाएगा, लघु वृत्तखंड, और एक और क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। यानी इसके बाद यहां, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि थोड़ा देर के लिए यहां पे बिंदु ले लूं मैं P और यहां पे ले लूं माना कि Q, तो इसमें ये एक हो जाएगा कौन सा? दीर्घ वाला हो जाएगा AQ, ये B, और एक और ये छोटा हो जाएगा APB, APB। ये देखो, यानी देखो दोनों के बारे में देखो, वृत्त के किन्हीं परिधि पर दो बिंदुओं को लेने पर जो चीज आकृति बनती है, दो आकृति, वृत्त की उन दो बिंदुओं के नीचे एक आकृति बनेगी और ऊपर भी आकृति बनेगी।
वो क्या कहलाते हैं? चाप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चाप। और उन बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी? जीवा। और वृत्त के दो बिंदुओं को, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी रेखा क्या होती है? जीवा। तो जीवा वृत्त को दो टुकड़ों में बांट देती है, तो वो क्या कहलाते हैं? वृत्त खंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृत्त खंड कहलाते हैं। समझ पा रहे हो? वृत्त खंड। अब उसके बाद जीवा वृत्त को क्या दो बराबर भागों में बांट देती है। अब उसके बाद अगली जो परिभाषा होगी वो अगली परिभाषा क्या होगी? अगली परिभाषा कुछ बताएं क्या? कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल यानी ऐसे दो वृत्त जिसके केंद्र एक ही हों। देखो, ऐसे दो वृत्त, लिखो इसको बोलते हैं हिंदी में सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय नाम से स्पष्ट है, जिसके केंद्र क्या हो? ऐसे। तो दो वृत्त, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसी जरूरत है दो क्या, ये ले लो, एक ले लो, दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, ऐसे। पर दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, उन्हें क्या बोला जाता है? सकेंद्रीय वृत्त बोला जाता है। ठीक है। अब अगली 12वीं परिभाषा कॉन्ग्रुएंट सर्कल, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समवृत्त। कॉन्ग्रुएंट सर्कल यानी ऐसे दो वृत्त जिनकी, ऐसे दो वृत्त यानी ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्या समान होती है। जैसे ये एक वृत्त है, एक और ये वृत्त ले लिया, एक और ये वृत्त ले लिया, इन सब की क्या होगी? त्रिज्या समान है। तो ये सभी वृत्त क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम वृत्त कहलाएंगे। सर्वांगसम का मतलब होता है इसको पकड़ के इसको ऊपर रख दो, इसको भी ऊपर पढ़ दो, सभी के, यानी सभी जो चूड़ियां होती है वो सर्वांगसम होती है ना? जो आपकी सब गोल आकृति जिसका एक जैसी होती है वो क्या होते हैं? सर्वांगसम होती है। और हमें किसी को अगर चूड़ियां पहनाते तो सभी सर्वांगसम ही पहनाते हैं, कि किसी की रेडियस ज्यादा किसी की कम, ऐसा पहनाते हैं? नहीं पहनाते हैं। तो इस प्रकार से सर्वांगसम वृत्त का मतलब क्या होता है? ऐसे वृत्त जिनकी सभी त्रिज्या क्या होती है? समान होती है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वांगसम वृत्त। उसके बाद हमारे पास 13वीं परिभाषा होती है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त को बोलते हैं सेमी सर्कल, या सेमी सर्कल, या फिर उसको हम हेमिस्फीयर भी बोल सकते हैं, या सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। ठीक है। अब अर्धवृत्त क्या होता है? ये अर्धवृत्त यानी ये। अब आप सोचिए, अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त, यानी ऐसा वृत्त जो व्यास के परितः काटा जाता है। यानी वृत्त का व्यास वृत्त को कितने भागों में बांट देता है? दो बराबर भागों में। तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, तो प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। फिर से, वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, तो उस वृत्त का प्रत्येक भाग उस वृत्त का अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त मतलब आधा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहां पर कितनी परिभाषाएं पढ़ी? 13 परिभाषाएं पढ़ी। ठीक है। तो यहां पर आपने आज ज्यामिति में वृत्त लिया, उस वृत्त के बारे में सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें पढ़ी। एक बार और उसको हम रिवाइज करते हैं। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। निश्चित जो बिंदु है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती जाती है, और सभी बिंदुओं के समुच्चय जो चारों तरफ की दूरी होती है वृत्त की परिधि कहलाती है। ये इतनी सारी परिभाषा याद कर ली। ये त्रिज्या हो गई, परिधि हो गई। ठीक है। उसके बाद जीवा, यानी वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी रेखा क्या होती है? वृत्त का जीवा कहलाती है। और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है। और कोई रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल स्पर्श करती है स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त की कोई रेखा जो वृत्त के परिधि को दो भागों में, मतलब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर देती है, वो क्या कहलाती है? वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। और उसके बाद आगे आपके पास चाप, यानी वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु लेने पर दो आकृतियां बनती है, दो छोटे छोटे वृत्त टाइप बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लघु चाप और दीर्घ चाप। और इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनती है जीवा। तो जीवा से क्या होता है? वृत्त टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो एक को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और एक को लघु वृत्तखंड कहते हैं। उसके बाद होता है सकेंद्रीय वृत्त, यानी जिन त्रिवृत्तों की केंद्र एक ही हो उसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त।
और उसके बाद होता है सर्वांग समव्रत, मतलब होता है जिन व्रतों की त्रिज्या समान हो उनको सर्वांग समव्रत बोलते हैं। और लास्ट में अर्धव्रत मतलब होता है व्यास के परितः जो व्रत होता है वो 2 बराबर भागों में बांट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम उसको अर्धव्रत बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद, इसकी थ्योरम्स। ठीक है।